दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक याचिका दाखिल हुई और इस याचिका को सुनवाई करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश और उनकी बेंच के जरिए क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से इस याचिका को खारिज किया गया। इस वक्त देश के कई लोगों की निगाहें उनकी टिप्पणियों पर है। सबसे कमाल की बात है कि इन दिनों सीजीआई को लेकर लगातार कई लोग अपनी नाराजगी, अपनी तमाम चीजें जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को निष्पक्षता दिखानी चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को ऐसा ये नहीं लगना चाहिए कि हम अगर इस जगह पर गए हैं तो हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। सबके लिए कानून बराबर है दोस्तों। संविधान कहता है कि कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई व्यापारी, कोई मजदूर, सब कानून के नज़रों में एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। कानून उनको सिर्फ एक नज़र से देखती है और वो नज़र होती है संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों की न्याय दिलाना, इंसाफ करना। और अगर उसी इंसाफ देने वाले लोगों पर उंगलियां खड़ी होने लग जाए तो आप सोचिए कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से जनता कितना उम्मीद लगा सकती है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैसे तो आपको पता है कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई सवाल नहीं। नॉर्वे के अंदर भी जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो भारत में पत्रकारों के पेट में दर्द हो गया। ऐसा दर्द, ऐसा मिर्ची लगा कि भैया उस पत्रकार को लेकर अनाप शनाप और ना जाने क्या क्या शब्दों का उच्चारण करते हुए उसको घेरने की बातें करने लगे, पत्रकारिता सिखाने लग गए। सवाल पूछना देश का अपमान करार कर दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया गया। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में पत्रकार कुछ ऐसे मामलों पर सवाल पूछेंगे जिन मामलों को हमेशा से बंद कर दिया गया है, उन पर बड़ा वाला ताला लगा दिया गया है और सीधे लिख दिया गया है नो एंट्री, आप इधर नहीं जा सकते हैं। आंख भी उठाकर देखेंगे तो आपकी आंखें जो है वो नीची कर दी जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सवालों से वैसे भी भागते हैं। कोई सवाल मत पूछो, सिर्फ वो सवाल करना जानते हैं, लोगों पर सवाल और हुक्म चलाना जानते हैं। और ऐसे में दोस्तों, जब मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक याचिका दाखिल की गई तो उस याचिका पर क्या कुछ कहा गया, कैसी सुनवाई हुई और कैसी आर्टिकल छापा गया है, वो सब कुछ, जी हाँ, वो सब कुछ आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि पीएम केयर फंड एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी है इस देश के लिए, एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी है कि लोग जानना चाहते हैं कि इस फंड में कितना पैसा जमा हुआ। जब कोरोना काल के समय आपदा के लिए ये फंड बनाया गया था तो इसमें कितना पैसा जमा हुआ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, इसकी जानकारी ना आरटीआई के अंतर्गत आती है और ना ही किसी भी तरीके से जवाबदेही तय होती है। और जब बार बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे इस याचिका को सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया गया है। एक पुष्पराज यादव करके एक यूज़र हैं, उन्होंने इस पूरी खबर को शेयर किया और बताया कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीएम केयर फंड को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका को सुनते ही खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका की मंशा पर, जी हाँ, अदालत ने याचिका की मंशा पर सवाल उठाते हुए शिकायतकर्ता को कड़ी फटकार लगाई और अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई। याचिकाकर्ता को कहा गया कि वो लुधियाना वापस जाकर 2-3 और स्वेटर बेचे। माय लॉर्ड, यही तो याचिकाकर्ता भी और इस देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि पीएम केयर फंड की जानकारी छुपाने के पीछे की आखिर मंशा क्या है। पीएम केयर फंड में कब, किससे, कितने पैसे आए और उसे कब और कहां कितना पैसा खर्च किया गया। इतनी साधारण सी बात जाहिर ना करने के पीछे सरकार की आखिर मंशा क्या है। लोकमान्य सच और अनुभवजन्य सच तो यही कहता है कि जहां गड़बड़ घोटाला होता है वहीं पर्दादारी की जाती है। इतनी छोटी सी बात ना समझने वाली अदालत की आखिर मंशा क्या है। अदालत का कर्तव्य होता है कि नागरिक और संविधान का संरक्षण, ना कि सरकार का कवच बनना।
आगे इन्होंने ये भी लिखा कि माय लॉर्ड, क्या आपको नहीं लगता अदालत अपना डर और अपनी झेप छुपाने के लिए याचिकाकर्ता को अपमानित करने पर उतर आए और उसकी मंशा पर देश को सवाल उठाना चाहिए। देखिए इस तरीके की ये फ़ोटो जो है इन्होंने शायद एआई से बनाया होगा, जिस तरीके की भी कि सीजीआई सूर्यकांत जो है याचिकाकर्ता को कह रहे लुधियाना वापस जाओ और जाकर 2-3 स्वेटर और बेच लो। जब मोदी के खिलाफ याचिका कोर्ट में गया, पीएम केयर्स फंड को लेकर जानकारी जब मांगनी शुरू की गई तो सीधे तौर पर ऐसी टिप्पणी की गई जिसमें साफ तौर पर याचिकाकर्ता को कैसे अपमानित किया गया है इस खबर में आप देख सकते हैं, जो इस यूज़र के ज़रिए बताया गया। वैसे नेटवर्क 18 ने कहा, इस आर्टिकल को मैंने खोजने की कोशिश की बहुत ज़्यादा कि कहाँ ये आर्टिकल छपा है, तो इस आर्टिकल में दोस्तों कहा जा रहा है इस छाप करके कि सर मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, लुधियाना से सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शख्स देखकर भड़क गए सीजीआई सूर्यकांत, इस तरीके का हेडलाइन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला और यहाँ प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थित राहत कोष यानी कि पीएम केयर फंड को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग करने वाली याचिकाकर्ता अदालत के तीखे सवालों के घेरे में आ गया। ये याचिका पंजाब के लुधियाना के रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी के जरिए दाखिल किया गया था, जो बिना किसी वकील के खुद ही अदालत में खड़े हो गए थे और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी, जिसमें जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस आर माधवन जज जो है वो शामिल थे। इस पीआईएल की सुनवाई की शुरुआत सामान्य तरीके से तो हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद अदालत का माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल गया कहा जा सकता है। याचिका में इस्तेमाल किए गए जटिल कानूनी तर्क और संवैधानिक शब्दों को देखकर अदालत को संदेह हुआ कि क्या वास्तव में याचिकाकर्ता ने इसे स्वयं तैयार किया है। दरअसल याचिका में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थित राहत कोष को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की मांग की गई थी। हमेशा की तरह बहुत सारे लोगों ने याचिका दाखिल की गई है, लेकिन आज तक इस केयर फंड जो पीएम केयर फंड बनाया गया है, इसकी मिस्ट्री जो है वो सॉल्व नहीं हुई है। मुख्य न्यायाधीश ने सबसे पहले व्यापारी से उसकी पढ़ाई और पेशे के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की और लुधियाना में होजरी का छोटा सा व्यापार का काम है। इसके बाद अदालत ने उससे पूछा कि वो कितना इनकम टैक्स देते हैं, तो व्यापारी ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष उन्होंने लगभग 5.25 लाख रुपए टैक्स जो है वो जमा किया। उसके बाद फिर क्या था, अदालत ने ये भी पूछा कि क्या उसने पहले किसी उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है, तो व्यापारी ने बताया कि ये उसकी पहली याचिका है और वो सीधे सर्वोच्च अदालत आ गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हैं कि बहुत बहादुरी का काम किया है, सीधे लुधियाना से यहाँ पहुँच गए। लेकिन इसके बाद अदालत का रुख काफ़ी सख्त हो गया और सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि याचिका में इस्तेमाल की गई कानूनी भाषा देखकर लगता है कि इसे किसी कानून विशेषज्ञ ने तैयार किया है। उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर ये याचिका किसने लिखी है। अपने बचाव में व्यापारी ने कहा कि सर आप मेरा फ़ोन जांच लीजिए। उसने दावा किया कि उसने किसी भी वकील की मदद नहीं ली है और इस तरीके की बातें उन्होंने जज के सामने, मुख्य न्यायाधीश के सामने कही। व्यापारी ने अदालत को बताया कि वो पिछले वर्ष सितंबर में दास नाम के एक टाइपिस्ट के पास गया था, जिसने दस्तावेज लिखने और व्यवस्थित करने की मदद जो है वो की है। उसने ये भी कहा कि उसने वकील से सलाह नहीं ली क्योंकि उससे वकील पर भरोसा नहीं है। हालांकि अदालत ने इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और मुख्य न्यायाधीश ने याचिका में लिखे एक वाक्यांश कारपोरेट दाताओं का न्यासी जोखिम की ओर इशारा करते हुए पूछा कि इसका अर्थ क्या है। इस सवाल पर व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा और स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी वकील ने ये याचिका तैयार की है और उसमें आपके नाम से जो है दाखिल किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो अदालत इस मामले की जांच के आदेश दे सकती है। कुछ देर बाद व्यापारी ने स्वीकार कर लिया कि उसने याचिका खुद तैयार की है, लेकिन उसमें 3-4 बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित औजारों की मदद ली थी क्योंकि वो वकील को फीस देने में सक्षम नहीं था। उसने ये भी बताया कि टाइपिस्ट ने दस्तावेज को व्यवस्थित करने में काफ़ी मदद किया है। व्यापारी के अनुसार टाइपिस्ट ने उसे ये भी बताया कि दस्तावेज जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करने में उसके करीब 1,000 रुपये मांगे थे, लेकिन उसकी मदद के लिए उसने उसे 4 जैकेट जो है वो उपहार में दे दिया। अदालत ने इस मामले में टाइपिस्ट दास को भी पीठ के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका को सुनते ही खारिज कर दिया। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि याचिका बिना जिम्मेदारी के दाखिल की गई है
और इसमें कोई स्पष्ट बेबुनियादी और सनसनीखेज कई आरोप लगाए गए। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो पता लगाने के लिए विस्तृत जांच नहीं कराएगी कि याचिका के पीछे वास्तव में कौन है। सुनवाई के आखिर में मुख्य न्यायाधीश ने व्यापारी को सलाह दी कि वो वापस लुधियाना जाकर अपने व्यापार पर ध्यान दे। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि जाओ लुधियाना में 2-3 और स्वेटर बेच लो। इस तरीके की तमाम बातें जो है नेटवर्क 18 के आर्टिकल में छापी गई है। लेकिन दोस्तों सवाल अब भी वही है, क्या पीएम केयर फंड्स के बारे में इस देश के आवाम को कोई भी जानकारी प्राप्त होगी? जो पीएम केयर फंड्स बनाया गया था आपातकालीन स्थिति में, उसके बारे में आखिर मोदी सरकार क्या छुपाना चाहती है जो देश के सामने नहीं लाना चाहती है? बार बार जब याचिकाकर्ता याचिका लेकर पहुंचते हैं तो उनकी याचिका कोर्ट के अंदर खारिज हो जाती है और उन तमाम लोगों का एक ही सवाल होता है। देश का एक बड़ा तबका जानना चाहता है दोस्तों कि इस पीएम केयर फंड में कितने पैसे जमा हुए, क्या कुछ हुआ। हम और आपने सबने दान किया था उस वक्त, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूमात है। तो ऐसे में जब सुनवाई होती है, जब कोई कोर्ट जाता है उम्मीद लेकर, तो कोर्ट में इस तरीके की बातें होती है तो कई लोग इस पर सवाल खड़े करने लगते हैं। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय का हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी खबरें आती हैं तो उन खबरों को भी दिखाना हमारी जिम्मेदारी होती है और हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।